अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, दो लैपटॉप्स के अंदर सेम ग्राफिक्स है, सेम प्रोसेसर है और सेम रैम है, बट फिर भी एक लैपटॉप स्मूथ चलती है और दूसरी लैपटॉप कुछ घंटों बाद ही हैंग करने स्टार्ट कर देती है। या फिर किसी भी ब्राउजर के अंदर 10-12 टैब खोलते ही लैपटॉप स्लो क्यों होने स्टार्ट हो जाता है। और गेमिंग करते टाइम और वीडियो एडिटिंग करते टाइम बैकग्राउंड के सारे ऐप क्लोज और रिस्टार्ट क्यों हो जाते हैं शुरू से। तो शायद आप भी यही सोच रहे हो कि उस लैपटॉप की प्रोसेसर काफी वीक है जिसके चलते ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि प्रोसेसर का प्रॉब्लम है ही नहीं, तो शायद आप भी एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस वीडियो में आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो मोस्टली ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, सारे प्रॉब्लम्स रैम्स के चलते ही आ रही थी। अगर प्रोसेसर लैपटॉप का ब्रेन है, तो वैसे ही रैम उस लैपटॉप का वर्किंग स्पेस है। वर्किंग स्पेस जितना बड़ा होगा, लैपटॉप एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है। और जैसे जैसे वर्किंग स्पेस बढ़ने लगती है, वैसे वैसे लैपटॉप भी अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन नहीं कर पाता और परफॉर्मेंस लो आपको दिखने स्टार्ट हो जाती है। तो इस वीडियो के बाद आप किसी भी लैपटॉप को 8 GB या फिर 16 GB के नजरिए से नहीं देखोगे, बल्कि आप एक एक्सपर्ट की तरह सोचोगे आपके यूज केस के हिसाब से किस लैपटॉप में कितनी रैम होनी चाहिए, किस आर्किटेक्चर पे बेस्ड होना चाहिए और साथ ही में किस जनरेशन वाली रैम होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम डिकोड करने वाले आज के इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहो। यदि आप फर्स्ट टाइम लैपटॉप परचेस करें और रैम की समझ बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे आप जीरो से हीरो वाली कॉन्सेप्ट को आप समझोगे। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का लैपटॉप बाइंग गाइड के पार्ट 2 में, जहाँ पे हम रैम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रोसेसर के बारे में जाना था और प्रोसेसर की हर एक चीज को हमने समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लिंक मैं यहाँ पे दे रखा हूँ, तो इसे भी आप जरूर चेक करें। आप दुनिया की सबसे पावरफुल लैपटॉप भी ले लो, लेकिन उस लैपटॉप में अगर रैम सफिशियंट ना हो, तो लैपटॉप चाहे कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, तो लैपटॉप स्लो फील होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे आपको समझना है, जैसा प्रोसेसर डिसाइड करता है काम कितने स्पीड से होगा, वैसे ही यहाँ पे रैम डिसाइड करता है एक साथ सारे काम बिना किसी रुकावट के कैसे चलेगी। तो सबसे पहले समझते हैं रैम क्या होता है। आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, सबको पता है रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि काफी ज्यादा बुकिश टर्म है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे इस टेक्निकल टर्म्स को साइड रखते हैं और इसे हम आसान तरीके से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हर लैपटॉप में दो तरह की मेमोरी होती है। पहला होता है परमानेंट मेमोरी, जिसे हम कहते हैं स्टोरेज, और दूसरी होती है रैम, जिसे आप लैपटॉप का वर्किंग स्पेस या फिर वर्किंग डेस्क आप कह सकते हो। आपके सारे फोटोज, वीडियोस, फाइल, डॉक्यूमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर, सारी चीजें स्टोरेज में ही परमानेंटली स्टोर रहती है। बट इसका अपोजिट आती है रैम। रैम साइज में छोटी होती है एज कम्पेयर टू स्टोरेज, और आपने देखे होंगे मोस्ट ऑफ द लैपटॉप स्टार्ट होती है 8 GB रैम, 16 GB रैम, 24 GB, 32 GB तक। रैम की अगर स्पीड की बात करें, रैम काफी ज्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू स्टोरेज, लेकिन रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। जैसे आप लैपटॉप को शट डाउन करते हैं, रैम के अंदर की सारी डेटा इरेज हो जाती है। तो लैपटॉप में हम जो भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो, क्रोम हो, माइक्रोसॉफ्ट एज हो, तो ये सारी चीजें टेम्पररी बेस में जाके स्टोर रहती है रैम में। प्रोसेसर को जब भी कोई अर्जेंट फाइल या डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, वो जल्दी से इस रैम के अंदर खुले गए एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर से डेटा को एक्सेस कर लेता है। अब समझते हैं लैपटॉप स्लो क्यों होता है। मान लीजिए आपके लैपटॉप के अंदर जो रैम है उसकी मेमोरी है 8 GB, या फिर आप इसे और सिंपल तरीके से समझे, आपका जो डेस्क है वो 8 GB का है। आपने लैपटॉप पे यूट्यूब खोला, डेस्क थोड़ी सी बढ़ गई। नेक्स्ट आप क्रोम खोलते हो और उसमें दो चार और टैब खोलते हो, डेस्क थोड़ा और बढ़ जाती है। आपने इसके साथ ही बैकग्राउंड में VS कोड और फोटोशॉप भी ओपन कर दिए हैं। अब यहाँ पर डेस्क पर नई काम करने के लिए कोई जगह नहीं बचती है। इस पॉइंट पर लैपटॉप क्रैश हो जाना चाहिए था, बट क्रैश होने के बजाय लैपटॉप एक ट्रिक यूज करता है। लैपटॉप का प्रोसेसर यहाँ पे एनालाइज करता है कि उनमें इनएक्टिव जो एप्लीकेशन होती है, उन सारे एप्लीकेशन को रैम से उठाकर स्टोरेज में शिफ्ट कर देता है एक टेम्पररी फाइल के अंदर, जिससे लैपटॉप स्लो या फिर हैंग ना हो जाए। और इस प्रोसेस को टेक्निकल टर्म्स में हम कहते हैं स्वैपिंग। ये जो स्पेस बनती है परमानेंट स्टोरेज के अंदर टेम्पररी के लिए, उसे हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि SSD चाहे कितनी फास्ट क्यों ना हो, NVMe Gen 4 हो या फिर NVMe Gen 5 ही आप क्यों ना यूज कर रहे हो, रैम के मुकाबले SSD का स्पीड काफी ज्यादा स्लो होती है। लेटेस्ट रैम की स्पीड टेंस ऑफ गीगाबाइट्स होती है। इस कंपैरिजन के लिए मैं स्क्रीन पे एक अलग से यहाँ पे चार्ट लगा दूंगा, जो आप देख सकते हैं DDR5 की स्पीड और एक NVMe Gen 5 की स्पीड में कितना फर्क होती है। तो आपने यहाँ पे देखा लेटेस्ट जेन वाली SSD भी रैम के मुकाबले 4 से 5 गुना स्लो होती है। जब लैपटॉप के अंदर पूरी रैम फुल हो जाती है और उस दौरान लैपटॉप के रैम के अंदर से डेटा को मूव करना पड़ता है SSD में, और फिर SSD से शिफ्ट करना पड़ता है रैम में, तभी आप स्टार्ट कर देते हैं नोटिस करना स्क्रीन पे स्टटर होना, लैग होना, और साथ ही में कभी कभी तो एप्लीकेशन ही पूरी फ्रीज हो जाती है इसी प्रोसेस को करने में। और सबसे बड़ी इरिटेटिंग पार्ट, जब आप बैकग्राउंड में बहुत सारे एप्लीकेशन
में काम करते हैं और इस प्रोसेस की वजह से सारी चीजें फिर से रीओपन या फिर रिफ्रेश हो जाती है, जिसके चलते आपको सेम काम दोबारा से करना पड़ता है। तो जैसे प्रोसेसर की जनरेशन भी चेंज होते रहती है, 11 से 12 जेन, 12 से 13 जेन, ऐसे करके रैम के अंदर भी टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम इवॉल्व होते रहते हैं और इसके अंदर भी हमें जनरेशन देखने को मिलती है। आज मार्केट के अंदर बेसिकली हमें 3 टाइप्स के रैम देखने को मिलती है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, DDR4, DDR5 और LPDDR5X। सबसे पहले बात करते हैं DDR4 जनरेशन। ये प्रीवियस जनरेशन वाली रैम है। इसकी जो स्पीड है 2400 मेगाहर्ट्ज से लेकर 3200 मेगाहर्ट्ज तक जाती है और इस जनरेशन वाली रैम 1.2 वोल्ट पावर कंज्यूम करती है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एंट्री लेवल और बजट सेगमेंट वाली लैपटॉप में आपको DDR4 रैम ही देखने को मिल जाएगी। आज के दिन में डेली ऑफिस वर्क करना हो, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना हो, ब्राउजिंग करना हो, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब देखना हो, सारी चीजें सीमलेसली हैंडल कर लेता है। अब नेक्स्ट अब बात करते हैं DDR5 जनरेशन। तो DDR5 आज का मेन स्ट्रीम स्टैंडर्ड है और मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स को भी मैं यही सजेस्ट करूंगा। तो अगर आपका बजट है तो आप DDR5 वाली रैम को ही परचेज करें, सो डेट आप मल्टीटास्किंग करते वक्त काफी स्मूथ फील करेंगे यूज करते वक्त। DDR5 की स्पीड DDR4 वाली रैम के मुकाबले ज्यादा होती है। DDR5 की बेस स्पीड स्टार्ट होती है 4800 मेगाहर्ट्ज से लेके अप टू 6400 मेगाहर्ट्ज। लेटेस्ट जनरेशन वाली रैम होने के चलते ये पावर भी काफी कम कंज्यूम करती है, जस्ट 1.1 वोल्ट, जिससे लैपटॉप की बैटरी लाइफ भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। DDR5 का सबसे बड़ा एडवांटेज सिर्फ स्पीड ही नहीं है, बल्कि इसका इंटरनल आर्किटेक्चर भी है। DDR4 वाली रैम्स में एक स्टिक पर एक सिंगल 64 बिट डेटा चैनल लगी होती है, लेकिन DDR5 के अंदर एक ही फिजिकल स्टिक के अंदर दो इंडिपेंडेंट 32 बिट वाली चैनल्स होते हैं। इसका मतलब DDR5 एक ही टाइम पर दो अलग डेटा स्ट्रीम्स को प्रोसेस कर सकता है। इसी वजह से हेवी मल्टीटास्किंग करना, वीडियो एडिट करना और कोड कंपाइल करने में DDR5 ज्यादा स्मूथ और रिस्पॉन्सिव फील देता है। नेक्स्ट LPDDR5 और LPDDR5X। इस टाइप की रैम्स बेसिकली आपको थिन एंड लाइट वेट्स वाली लैपटॉप्स में मिलती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस हो, एप्पल का मैकबुक हो। तो यहाँ पे LPDDR5X का LP का मतलब ही होता है लो पावर। 0.5 वोल्ट से लेकर 1 वोल्ट के बीच ही में ये पावर कंज्यूम करती है, जिसके चलते लैपटॉप काफी कम हीट होता है और बैटरी लाइफ भी काफी जबरदस्त मिलती है। इसके साथ ही वीडियो के नीचे मैं कुछ LPDDR5 सीरीज वाली रैम पे बेस्ड लैपटॉप्स की लिंक भी वीडियो के नीचे में ऐड करते हैं, अगर आप चाहे तो उससे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। LPDDR5 वाली रैम की स्पीड होती है 5600 मेगाहर्ट्ज से लेकर अप टू 6400 मेगाहर्ट्ज। और नेक्स्ट इसका भी इम्प्रूव वर्जन निकल कर आती है LPDDR5X और इसकी स्पीड 6400 मेगाहर्ट्ज से लेकर 9600 मेगाहर्ट्ज तक पहुंचती है। लेकिन LPDDR सीरीज वाली रैम का एक बहुत बड़ी कॉम्प्रोमाइज भी आपको देखने को मिलती है। ये रैम मदरबोर्ड पे परमानेंटली सोल्डर्ड रहती है, जिसका मतलब इसे आप अपग्रेड नहीं कर सकते इन फ्यूचर में। अब आते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर जहाँ पे मोस्ट ऑफ द बिगिनर ये चीजें तो इग्नोर कर ही देते हैं, लेकिन इसका रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस और डे टू डे यूज में काफी बड़ा इंपैक्ट होता है। लैपटॉप पे में आपको 16 GB रैम की एक सिंगल स्टिक रैम लगी मिलती है और दूसरी वाली लैपटॉप में 16 GB रैम होने के बावजूद भी वहाँ पे दो स्टिक लगे हुए, 8 GB प्लस 8 GB। देखा जाए तो यहाँ पे दोनों ही रैम में आपको एग्जैक्ट 16 GB रैम ही मिलती है। फिर भी कई सिचुएशन में लैपटॉप ए के मुकाबले काफी ज्यादा फास्ट और स्मूथ फील होगा। और आप सोच भी रहे होंगे कि दोनों में जब 16 GB रैम है तो एक फास्ट और एक स्लो क्यों है, और इसका सिंपल सा एग्जांपल है सिंगल चैनल और डुअल चैनल मेमोरी। सोचो प्रोसेसर और रैम के बीच में एक हाईवे बना हुआ है, जिसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसफर करेंगे रैम से प्रोसेसर, प्रोसेसर से रैम। सिंगल चैनल में सिर्फ एक लेन होती है और उसी लेन के थ्रू सारी डेटा हमें ट्रांसफर करना पड़ रहा है रैम और प्रोसेसर के बीच में। अगर एक ही टाइम पे बहुत सारा डेटा ट्रांसफर करना हो तो धीरे धीरे उस लेन पे ट्रैफिक बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और प्रोसेसर को वेट करना पड़ेगा डेटा को एक्सेस करने के लिए। अब सोचो डुअल चैनल्स में वो सेम हाईवे दो लेन्स में चेंज हो जाती है, तो यहाँ पे सेम डेटा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसके चलते ट्रैफिक भी कम होता है, बोटल नेक भी नहीं देखने को मिलता और साथ ही में डेटा भी काफी एफिशिएंटली और स्मूथली प्रोसेसर तक पहुंच जाता है बिना किसी वेट के। तो यहाँ पे आपने देखा सिंगल और डुअल चैनल मेमोरी वाली रैम में कितना ज्यादा फर्क पड़ता है परफॉर्मेंस के मामले में। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझना है, डुअल चैनल वाली रैम प्रोसेसर को बहुत पावरफुल नहीं बनाती है, बल्कि ये मेमोरी बैंडविड्थ को इंक्रीज कर देता है। इसीलिए डुअल चैनल में प्रोसेसर को डेटा बहुत जल्दी मिल जाती है, तो यहाँ पे ओवरऑल सिस्टम ज्यादा स्मूथ फील होता है। अब देखते हैं इसका रियल वर्ल्ड बेनिफिट्स। डुअल चैनल का फायदा सबसे ज्यादा तब मिलता है जब मल्टीपल एप्स एक साथ चला रहे हो, बैकग्राउंड में बहुत सारे एप्लीकेशन रन हो रही है और साथ ही में गेमिंग कर रहे हो, तो कुछ हद तक आप लोअर ग्राफिक सेटिंग में भी आप अच्छी गेमिंग कर पाते हो। तो इन सारे यूज केसेस में डुअल चैनल वाली मेमोरी काफी हेल्प करती है परफॉर्मेंस को स्मूथ रखने में। अब जानते हैं इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स या फिर iGPU के लिए डुअल चैनल
वाली रैम क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए आप एक ऐसा लैपटॉप परचेज करने वाले हो या फिर आप यूज़ कर रहे हैं जिसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, तो ऐसे केसेस में डुअल चैनल वाली रैम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के पास अपना अलग से कोई वी रैम नहीं होता है, जिसके चलते ग्राफिक्स को प्रोसेस करने के लिए रैम का एक हिस्सा को यूज़ करके ग्राफिक्स को प्रोसेस करता है रेंडरिंग में। अगर रैम सिंगल चैनल में होगी तो यहाँ पे ग्राफिक्स को डेटा सिर्फ एक ही पाथ से मिलेगा, जिसके चलते आप जो भी ग्राफिक्स रिलेटेड काम करेंगे अपने लैपटॉप्स में, वहाँ पे आपको स्लगिश फील होने स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर रैम डुअल चैनल में हो तो यहाँ पे ग्राफिक्स को डेटा बहुत जल्दी मिल जाएगा रैम से, और इसका रिजल्ट गेम्स ज़्यादा स्मूथ चलेगी, एफपीएस आपको बेहतर मिलती है, वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स रिलेटेड काम भी काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। आज के दिन में बेसिकली मार्केट में दो टाइप्स के रैम मिलते हैं, एक होता है अपग्रेडेबल रैम और दूसरा होता है सोल्डर्ड रैम। तो सबसे पहले बात करते हैं अपग्रेडेबल रैम की। इस टाइप के लैपटॉप्स में यहाँ रैम अलग स्टिक फॉर्म में लगी रहती है, जिससे आप बाद में आसानी से रिप्लेस या फिर अपग्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए आज आपने एक 8 GB रैम वाली लैपटॉप परचेज की है, 2-3 साल बाद सेम लैपटॉप में आप वीडियो एडिटिंग करने स्टार्ट कर दिए, हेवी कोडिंग करना स्टार्ट कर दिए, और साथ ही में लैपटॉप आपको लगने लगता है थोड़ा सा स्लो। और बेसिकली यहाँ पे अपग्रेडेबल रैम ऑप्शन होने के चलते आप 8 GB प्लस एक और एक्स्ट्रा 8 GB रैम को लगा के उसे आप 16 GB में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे क्या होती है ओवरऑल सिस्टम का परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाती है और मल्टीटास्किंग भी आपको पहले जैसे स्मूथ फील होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए अगर आप स्टूडेंट हो, बजट बायर हो या फिर गेमर हो, तो हमेशा आप अपने लैपटॉप में अपग्रेडेबल रैम ऑप्शन वाले फीचर को जरूर चेक करके लैपटॉप परचेज करें, सो डेट आप इन फ्यूचर में तो लैपटॉप को चेंज करने से बेटर ये है कि आप रैम को अपग्रेड करके परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखो। नेक्स्ट आप बात करते हैं सोल्डर्ड रैम। इस टाइप्स के रैम्स में अलग से स्टिक नहीं लगी रहती है, रैम चिप्स को मदरबोर्ड पे परमानेंटली फिक्स कर दिया जाता है, जिसके चलते बाद में ना ही आप रिमूव कर पाओगे और ना ही आप इसे अपग्रेड कर सकते हो। और ऐसे सोल्डर्ड वाली रैम ऑलमोस्ट हर मैकबुक्स में ही मिलते हैं। तो यदि आप भी सोच रहे हो एक नई मैकबुक्स लेने का और आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कौन सी मैकबुक्स आपके लिए लेना चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखे जो कि मैं यहाँ पे बटन में दे रखा हूँ, तो इसे भी आप जरूर चेक करना। मैकबुक्स के अलावा अगर विंडोज में देगा तो ऑलमोस्ट हर एक वो जो लैपटॉप थिन एंड लाइट वेट्स निकल कर आती है उसमें भी सोल्डर्ड रैम ही होती है, जिसके चलते आपको बेटर बैटरी लाइफ और बेटर एफिशिएंसी मल्टीटास्किंग में मिल जाती है। गोल्डन रूल, यदि आप सोल्डर्ड रैम वाली विंडोज लैपटॉप ले रहे हैं या फिर आप मैकबुक्स ले रहे हैं, तो परचेज करते वक्त फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए रैम को आप चूज करें। अगर आप लैपटॉप को 4 से 5 साल यूज करने का सोच रहे हो तो रैम को भी उसी अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज या फिर आप उसी अकॉर्डिंग रैम का सिलेक्शन कीजिए, सो डेट 4-5 साल तक आप इजीली उसमें काम कर पाए बिना किसी फ्रस्ट्रेशन और बिना किसी लैग्स के। प्लस आज के दिन में आपने नोटिस भी किए होंगे कि लैपटॉप्स के प्राइसेस काफी ज्यादा हाई हो रखे हैं, और खास करके मैकबुक्स के तो आसमान छू रहे हैं। यदि आप भी मैकबुक्स लेने की सोच रहे हो वो भी बढ़ते हुए प्राइस में, तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको बताया है कैसे आप स्मार्टली पैसे बचा के एक नई मैकबुक ले सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखे जो मैं यहाँ पे लिंक कर दूँ, तो इसे भी आप जरूर चेक करना इस वीडियो को देखने के बाद। सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग चैप्टर्स पे, कितनी रैम वाली लैपटॉप लेना चाहिए। आज के टाइम में मॉडर्न सॉफ्टवेयर्स पहले से ज्यादा रैम कंज्यूम करते हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ लैपटॉप ऑन हो गया वाली सोच से आपको लैपटॉप नहीं खरीदना है, बल्कि यहाँ पे आपको यूज केस के हिसाब से लैपटॉप परचेस करना है। अगर आपका बजट काफी टाइट है और आप सिर्फ बेसिक काम करते हैं, तभी आप 8 GB रैम वाली लैपटॉप कंसीडर करें, जैसे स्कूल स्टडीज के लिए, ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स के लिए। तो यहाँ पे मेरी एडवाइस आप सही रहेगी, आप 8 GB रैम वाला ही लैपटॉप लीजिए, बट उसमें आपको एक अपग्रेडेबल रैम ऑप्शन होना चाहिए, सो डेट आप इन फ्यूचर में रैम को अपग्रेड करके परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं अपने लैपटॉप्स की। अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यूअर्स है जो सोच रहे हो कि एक ऐसा लैपटॉप बता दो जो मैं 4-5 साल तक बिना किसी लैग और स्मूथली उसे यूज कर पाऊँ, तो ऐसे सिचुएशन में कितनी GB रैम वाली लैपटॉप लेना चाहिए? तो यहाँ पे मेरा आंसर होगा 16 GB रैम वाली लैपटॉप। अब वो चाहे विंडोज या फिर मैकबुक्स हो, आप किसी भी 16 GB रैम वाली लैपटॉप के साथ आप जा सकते हैं। ये आज के दिन में मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट बैलेंस लैपटॉप निकल कर आती है। इसमें आप सारी वो हेवी सॉफ्टवेयर आप स्मूथली रन कर पाएंगे, चाहे बात हो कोडिंग करना हो, प्रोग्रामिंग करना हो, वीडियो एडिटिंग करना हो, फोटोशॉप यूज करना, लाइट रूम यूज करना हो, कैनवा यूज करना, ये सारी चीजें सीमलेसली काफी स्मूथली हैंडल कर लेगा 16 GB रैम वाली जो भी लैपटॉप आप परचेज करते हैं।
अगर आप लैपटॉप से काफ़ी हेवी प्रोफेशनल काम करते हैं तो आपके यूज़ केस के हिसाब से 24 GB या 32 GB रैम ज़्यादा बेटर चॉइस होगी। ब्लेंडर और माया का यूज़ करके आप 3D डिज़ाइनिंग करते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो रन करना हो, मल्टीपल वर्चुअल मशीन यूज़ करना हो और साथ ही में गेमिंग के साथ स्ट्रीमिंग करने वाले हो, तो मिनिमम यहाँ पे 24 या 32 GB रैम वाली लैपटॉप के साथ ही आप प्रेफर करें जाना। अगर आपका लैपटॉप आपके लिए एक अर्निंग टूल है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करना रैम पे एक्सपेंस नहीं बल्कि आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट निकल कर आती है, क्योंकि कम रैम की वजह से हर रोज आपको स्लो परफॉर्मेंस मिलेंगे और साथ ही में और आपकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी भी काफी घट जाती है और इसकी कॉस्ट अपग्रेड से भी ज्यादा निकल कर आती है। तो फाइनली यहाँ पे मैं आपको एक क्विक रिकमेंडेशन देना चाहूंगा जो मैं यहाँ पे एक टेबल के चार्ट में बनाकर दे दे रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो आप अपने यूज केस के हिसाब से रैम को यहाँ पे चूज करें टेबल में देख के। अब फाइनली बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की, रैम लेते वक्त आपको किस किस पॉइंट्स को चेक करके एक लैपटॉप परचेस करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 5 पॉइंट्स बना रखे जो कि आप हर एक लैपटॉप को परचेस करने से पहले ये 5 पॉइंट्स आप रैम्स के बारे में चेक करके रैम्स को परचेस करें। सबसे पहले पॉइंट, 2026 में आप जो भी लैपटॉप परचेज कर रहे हैं मिनिमम कोशिश करें उस लैपटॉप में 16 GB रैम होनी चाहिए। अगर बजट टाइट है तो आप 8 GB रैम विद अपग्रेडेबल रैम ऑप्शन के साथ जाएं। नेक्स्ट, न्यू लैपटॉप ले रहे हैं तो प्रेफर कीजिए उस लैपटॉप में मिनिमम DDR5 रैम आपको देखने को मिल जाए। अगर बजट टाइट है तो आप DDR4 के साथ जाएं, और यदि आप थिन एंड लाइट वेट लैपटॉप्स के साथ जा रहे हैं तो प्रेफर करें LP DDR5X रैम उसमें हो। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट, हमेशा डुअल चैनल रैम वाली लैपटॉप को प्रेफरेंस दीजिए। एंड फाइनली लास्ट पॉइंट फॉर मैकबुक यूजर्स, अगर आप मैकबुक के साथ जा रहे हैं तो कोशिश करें उस मैकबुक्स में मिनिमम 16 GB रैम आपको देखने को मिले ही मिले, क्योंकि बाद में यदि आप कोई भी 8 GB रैम वाली पुराने मैकबुक M1 M2 M3 ले लेते हैं तो बाद में उससे आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, प्रोसेसर कितनी पावरफुल क्यों ना हो, अगर रैम उसमें कम हो तो पावरफुल प्रोसेसर होने के बाद भी लैपटॉप फुल परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे रैम को भी आपको उतना ही इंपॉर्टेंस देना पड़ता है जितना आप प्रोसेसर को देते हैं। तो दोस्तों वीडियोस को हम यही पे एंड करते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले स्टोरेज के बारे में। अगर आज की वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं आपने इस वीडियो से क्या नया सीखा। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।